दिल्ली में एक परिवार रहता था जिसमें हरिओम के 2 बेटे थे, तुषार और अमन। दोनों शादी लायक थे। उनकी शादी के लिए काफी टाइम से लड़की की तलाश कर रहे थे, पर हर कोई उनका छोटा घर देखकर मना कर जाता, जिससे वो सब लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही 1 साल निकल गया। फिर एक दिन, पिताजी आप गांव की सारी जमीन बेच दीजिए, वो हमारी किसी काम की नहीं है। क्यों ना हम वहां की जमीन बेचकर यहाँ पर एक बड़ा सा घर खरीद लें। हरिओम जी गांव जाते हैं। अपनी पत्नी की और बच्चों की जिद के कारण वो अपने गांव की जमीन बेचकर घर आते हैं। तभी घर पर उनके बचपन का दोस्त मनमोहन बैठा हुआ होता है। अरे मनमोहन जी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बता कहाँ गया था? क्या बताऊं यार, बेटों की शादी करनी है। सोच रहा हूँ दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। 2-3 रिश्ते वाले आए भी थे, लेकिन छोटे घर की वजह से मना कर जाते हैं। बड़ा घर लूंगा पहले, अब तब करूंगा शादी। यार घर तो मैं भी बेच रहा हूं अपना, मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है। वैसे मेरा घर भी काफी बड़ा है, तुझे लेना है तो ले ले, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तेरे ही दोस्त का घर है। मनमोहन जी की बातों में आकर हरिओम जी उनका घर खरीद लेते हैं और कुछ दिन बाद हरिओम जी अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं, जो एक ही घर की 2 बहनें होती हैं। और जैसे ही उनकी गाड़ी घर की गली में मुड़ती है, चारों तरफ बाजार लगा होता है और लोगों की भीड़ लगी होती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी अंदर ही नहीं जा पाती। सुनील, आज कौन सा बाजार लग रहा है यहाँ जो इतनी भीड़ लग रही है? यहाँ तो कोई बाजार नहीं लगता था। अरे मालिक, आज से इस बाजार के लगने की शुरुआत हुई है। अब ये डेली लगा करेगा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मालिक मेरी दुकान से ही दूध खरीदना, आपको सस्ता दूध दूंगा मैं। अरे अबे चुप कर मालिक के बच्चे, यहाँ गाड़ी नहीं निकल रही है और तुझे अपने दूध की लगी है। पिताजी क्या करूं, अब गाड़ी तो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही, भीड़ बहुत ही लगी है। भैया जितनी जल्दी गाड़ी अंदर जा सकती है आप उतनी गाड़ी को तो अंदर लेकर चलो, कुछ तो रास्ता कम होगा। भाभी और कोमल का बुरा हाल हो रहा होगा गर्मी के मारे। अमन से गाड़ी जितनी अंदर तक ले जाई जा सकी वो लेकर गया, पर अब बिल्कुल आगे भीड़ लगी थी, जिससे गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। पिताजी अब इससे ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हम सबको यहीं उतरना पड़ेगा। विमला को अपनी दोनों बहुओं को बाहर गली में ही गाड़ी से उतारना पड़ा और उन्हें पैदल ही पूरे बाजार में से बाहर से घर तक ले जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विमला अपनी दोनों बहुओं को भीड़ से बचाती हुई घर की ओर लेकर आती है। एक तो गर्मी और ऊपर से भीड़ ने तो उनकी हालत खराब ही कर दी थी। पहले ही दिन बाजार वाले ससुराल में बहुओं का ऐसा धमाकेदार स्वागत हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगी। तभी बेचारी विमला, बहू तुम यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं है और ज्यादा खड़े होने की। नहीं बहू, गृह प्रवेश होना जरूरी है, बस 2 मिनट दो, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। विमला जल्दी जल्दी पूजा की थाली लेकर आती है और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही दिन बीते और अब हरिओम जी के बेटों की शादी को 1 महीना हो गया। एक दिन रोज रोज के इस शोर से विमला परेशान होकर बोलती है, अरे कीड़े पड़े उस मनमोहन के बच्चे को जो हमको इस मकान को थोप कर चला गया। अब क्या ही पछताना विमला, जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें आदत डालनी होगी इस सब की। इनके साथ मनमोहन सिंह जी बड़ा ही खेला खेल कर चले गए। हरिओम जी मनमोहन जी की बातों में आ गए और इनका उल्लू कट गया था। माँ जी, मैं तो रोज रोज की इस आवाज से तंग आ गई हूँ, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। हर 5-5 मिनट में कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है, कि टमाटर बेच रहा होता है तो कोई मूली बेच रहा होता है। बताओ अब रात के 11 बजे कौन ही मूली लेता है। माँ जी, सुबह होते के साथ ही दूध वाला, नाश्ते वाला, सब्जी वालों की लाइन लग जाती है। ऐसा लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ। माँ जी, हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? इतना शोर होता है रहता है पूरे दिन कि किसी से ठीक से 2 मिनट तक बात तक नहीं कर पाते हैं फोन पर। पता है, मैं अपनी सहेली से कुछ कहूँ तो वो कहती है, बहन तू सब्जी ले ले पहले फिर फोन करना। बताओ अब ये भी कोई बात हुई? मेरे तो माँ जी सिर में दर्द होने लगा है रोज रोज के शोर से। अब हाल तो मेरा भी यही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। विमला के परिवार को यहाँ आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनकी परेशानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन दोपहर को सभी लोग सो रहे थे कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। बहू देखो तो अब कौन है दरवाजे पर। आ रही हूँ, रुको जरा। कोमल जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसको एक सब्जी वाला हाथ में पानी की खाली बोतल लेकर खड़ा दिखता है। अरे बहन जी जरा सुनिए तो। हाँ बोलिए भैया, क्या काम है? जरा बहन जी हमको 1 बोतल पानी दे देंगे क्या? मुझे अपनी सब्जी पे छिड़कना है। देखो तो कैसे मुरझा रही हैं सारी सब्जियां। एक बात बताओ भैया, तुम लोगों का सबका ठेका ले रखा है क्या हमने कि सब्जियां मुरझा जाएंगी? कोई इंसान अंदर कुछ कर रहा है या सो रहा है तो वो अपना सारा काम छोड़कर तुमको पानी देने आएगा?
अरे बहन जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। पानी तो मांगा है, पूरे बाजार में एक आप ही का तो घर है जिससे थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं हम लोग। कोमल उसको पानी दे देती है और ऐसे ही धीरे धीरे विमला और उसके परिवार को बाजार में रहने की आदत पड़ जाती है। एक रोज रसोई की खिड़की के बाहर खड़ा ठेले वाला, अरे बाप रे, सब्जी बनानी है लेकिन टमाटर तो खत्म हो गए। भैया, ओ भैया, जरा 2 किलो टमाटर देना। टमाटर वाला खिड़की से ही उसे टमाटर पकड़ा देता है, जिससे अब उन्हें बाजार के बीच अपना घर ठीक भी लगने लगा। फिर एक दिन मनमोहन जी और उनकी पत्नी बाजार में शॉपिंग करने आई थी और हरिओम जी का मजाक उड़ाने लगे। आओ आओ बैठो प्रेमा बहन, और ठीक हो गई आपकी बेटी की शादी? हाँ जी, अच्छी हो गई। अच्छा अच्छा, और आज कैसे आना हुआ? बस शॉपिंग करने आई थी बाजार में, सोचा तुमसे भी मिलती चलूं, बहुत दिन हो गए थे ना बिना मिले। विमला की दोनों बहुएं प्रेमा की क्लास लेनी चालू कर देती हैं। बिल्कुल मिलने आओ आंटी जी, आप ही का तो घर है ये, जिसको आप हमको ठसे में बेच कर चली गई थी। अब देखो ना, तुम खुद कहाँ जंगल में पहुंच गई और अब इतनी दूर से पैदल पैदल यहाँ आना पड़ता है शॉपिंग करने, और फिर साथ में हमारी 1 कप चाय का नुकसान करना भी तो जरूरी होता है आपको। वैसे आंटी जी, काफी तारीफें सुनी है पड़ोसियों से, कहते हैं कि बड़े ही नेक आदमी थे आप लोग, हर किसी की मदद करते थे, लेकिन आपकी बेटी की शादी थी ना, इसलिए घर बेचना पड़ गया, है ना? हाँ हाँ, बनो मत आंटी जी, अब आपका सारा भेद खुल गया है। हमें साथ वाले दुकान वाले भैया ने बता दिया है कि आपकी तो कोई बेटी है ही नहीं, आप तो बस इस बाजार वाले घर से परेशान हो चुके थे। दोनों बहुओं की बात सुनकर प्रेमा और मनमोहन समझ गए और दोनों वहां से भागने की तैयारी में हो गए। उनको पता चल गया था कि इनको सब पता चल गया है कि उन्होंने उनको घर बाजार की वजह से बेचा है। ये सुनकर प्रेमा बिना चाय पिए ही अपने घर को निकल ली। अरे आंटी जी, चाय तो पीते जाइए, जाते जाते भी नुकसान ही करके गई है हमारा। लेकिन धीरे धीरे अब उनको उस बाजार की आदत होने लगी। कुछ समय बाद जो चीज उनको परेशान कर रही थी, अब उनको उस चीज की आदत पड़ने लगी और वहां की आवाज और लोगों के साथ संबंध अच्छे होते चले गए। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में टॉयलेट के लिए जाने दिया, नहीं तो जाने आज क्या होता, मेरे पित्त की थैली फट जाती। अरे कोई नहीं बहन जी, अब हमारा घर बाजार में और किसी को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना हो तो उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। मैं जब भी बाजार आती हूँ बहन जी, आपके घर जरूर आती हूँ। बस आज सोचा आपके लिए समोसे लेकर चलती हूँ, ये आपकी बहू के लिए कुछ समोसे लेकर आई हूँ। जी शुक्रिया। ऐसे ही एक दिन पानीपुरी वाला पानी मांगता है। लीजिए भैया, आज मैंने आपके लिए पहले ही पानी भर कर रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आज से आप हमारे ठेले पर पानी पूरी फ्री में खाएंगी और मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। विमला और उसके परिवार वालों के रिश्ते बाजार वालों से अब घरेलू जैसे हो गए थे और कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था, और अब दोनों बहुएं बाजार के ससुराल में खुशी खुशी रहने। सुमित्रा के 5 बेटों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होती है। उसकी 5 बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उसकी बड़ी बहू सीमा अपने एक देवर को देखकर कहती है, ओह वाह, कितना स्मार्ट देवर है मेरा, इतना हैंडसम देवर पाकर तो हम भाभीियों के नसीब ही खुल गए। सच में यार, ही इज सो हैंडसम। ये अपने देवर को देखकर कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? भला अपने देवर से कोई ऐसे बातें करता है क्या? अपने बेटों से मैंने संस्कारी बहुएं मांगी थी, लेकिन ये तो लगता है ठरकी बहुएं घर आ गई हैं। सुमित्रा को अपनी बहुओं की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुमित्रा की बहुओं को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सभी अपने देवरों के साथ काफी देर तक बैठकर गप्पे लड़ाती रहती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जहां मोहल्ले की सभी बहुएं साड़ी और घूंघट में रहती, तो सुमित्रा जी की बहुएं डीप नेक ब्लाउज साड़ी के साथ पहनती या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती। वो 5 अपने ही हिसाब से अपने ससुराल में रहती, जैसे मर्जी कपड़े पहनती, जिस मर्जी से फ्लर्ट करती। धीरे धीरे उनकी इस आदत के बारे में मोहल्ले के लड़के और आदमियों को भी पता चल गया, जिस कारण वो भी मौका मिलते ही उनसे खूब मजाक करते। ऐसे एक रोज जब सभी बहुएं छत पर गेहूं बना रही होती हैं, तो पड़ोस की छत पर खड़े लड़के उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, अरे भाभीियों, यूं छत पर ज्यादा देर रहोगी तो आपका ये गोरा बदन काला पड़ जाएगा। इस धूप की हमें आदत है, और क्या फर्क पड़ता है इंसान का रंग गोरा हो या काला, वो तो बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। ये तो आपने सच कहा भाभी। अच्छा भाभी, कभी हमें भी अपने हाथ का कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ ना। मुझे उम्मीद है जैसे आप सुंदर हो ना, ऐसे ही आपके हाथों का खाना भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे एक बात कहें, इन बैकलेस ब्लाउज में आप लोग कमाल की लगती हैं। ये सुनकर सभी बहुएं हंसने लगती हैं। तभी उनकी सास वहां आ जाती है।
अपनी बहुओं को यूं खिलखिलाते हुए हंसता देख उनकी सास उनसे कहती है, तुम पांचों क्या यहाँ हंसी ठिठोली कर रही हो? और अभी तुम्हारी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं और ये कैसी साड़ियां तुमने पहनी हुई हैं? ऊपर से सर पर घूंघट भी नहीं लिया। मोहल्ले में सबकी बहुओं को देखो कैसे घूंघट में तमीज के कपड़े पहनती हैं। और भूलो मत, अब तुम सब शादीशुदा हो, तो चलो यहाँ से। इन ठरकी लड़कों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओफो माँ जी, आप बेकार ही गलत समझ रही हो। ये लड़के ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और माँ जी, जीजा साली से और देवर भाभी से तो मजाक करेगा ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? गलती उन लड़कों की नहीं है, मेरी किस्मत खराब थी जो ये ठरकी बहुएं मेरे यहाँ आ गई। गुस्से में सुमित्रा नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी बहुएं भी उदास होकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसकी बहुओं का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वो अगर दुकान पर कुछ सामान लेने जाती तो उनसे बतियाने लगती, दूध वाला आता तो उनसे बोलने लगती, और सब्जी ठेले वाला आता तो उनसे बतियाने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। फिर एक रोज उनकी कॉलेज की दो सहेलियां उनसे मिलने उनके ससुराल आती हैं। उन दोनों ने काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। तुम सबने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पता है तुम सबकी यूं अचानक शादी करने से कॉलेज के कितने लड़कों का दिल टूटा है? खैर, हम दोनों यहाँ तुम सबसे पार्टी लेने आई हैं। अरे मलिका डार्लिंग, ये तूने कैसी बात कर दी? तुम दोनों मेरे कमरे में चलो, हम अभी माहौल बनाते हैं। हाँ, वैसे भी माँ जी अभी कीर्तन में गई हुई हैं। कुछ देर बाद वो सभी बहुएं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर वहां आती हैं। फिर उनके लिए स्नैक्स ऑर्डर करती हैं, साथ ही शैंपेन भी मंगवाती हैं। फिर लाउड म्यूजिक चलाकर कमरे में डांस करती हैं और जोर जोर से गाने लगती हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब वो सभी सहेलियां एक साथ इस गाने पर जोर जोर से थिरकने लगती हैं। मोहल्ले के लड़के खिड़की से अंदर की ओर झांक रहे थे कि कुछ देर बाद वहां सुमित्रा आ जाती है। ये सब देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस बहुत हुआ तुम सबका। ये मेरा घर है, कोई तुम लोगों का बार नहीं जो तुम ये सब कर रही हो। तुम लोगों का ठरकपन यहाँ नहीं चलेगा, समझी? और तुम्हें इतना ही शौक है ठरकपन करने का तो मेरे यहाँ से निकलो। माँ जी, आप बेकार में ही गलत समझ रही हैं। ये दोनों हमारी कॉलेज की दोस्त हैं और हमसे मिलने आई थी। वो तो हम काफी दिनों बाद मिली थी, इसलिए थोड़ी मस्ती कर रही थी। सानी और मलिका, हम माँ जी के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हैं। अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, हम फिर तुम्हें कभी शादी की पार्टी दे देंगी। ठीक है सीमा, जो तुम्हें सही लगे। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद उनकी ननद रेणुका अपनी भाभियों से, भाभी लोगों, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों बहनें ये साड़ी पहनकर जाएं। लेकिन हमें साड़ी पहनना नहीं आता, तो क्या आप लोग हमारी मदद कर देंगी? लेकिन रेणुका और माहिरा, तुम दोनों ये साड़ी पहनकर कॉलेज क्यों जाओगी? अरे तुम दोनों तो कोई अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनो, और वो भी 1 पीस वाली। इतना अच्छा फिगर है तुम दोनों का, तो उसका फायदा उठाओ। टीना बिल्कुल सच कह रही है। वेस्टर्न ड्रेस में देखना सब लड़के ना तुम पर लट्टू ना हो गए तो कहना। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटियों को अपने जैसा ठरकी बनाने की, वो जैसी हैं वैसी ही सही हैं। और रही बात साड़ी पहनने की, तो तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पहना दूंगी तुम दोनों को साड़ी। तभी उन सबके पति भी वहां आ जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से, माँ ये क्या तरीका अपनी बहुओं से बात करने का? अरे उनका बात करने का तरीका ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ठरकी हैं। हाँ माँ, उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी हैं। अच्छा, तो अब इन ठरकी बहुओं ने तुम लोगों को भी अपने कब्जे में कर लिया। जानती थी मैं, ये जरूर कोई काला जादू सीख कर आई हैं। गुस्से में सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के बेटे उसे आंख पर पट्टी बांधकर बाहर लेकर आते हैं। ओहो बच्चों, ये क्या मजाक है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब ये पट्टी खोल भी दो। तभी उसकी बेटियां आकर उसकी पट्टी खोलती हैं। सुमित्रा देखती है कि सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ है और उसकी सभी बहुएं अच्छी सी साड़ी पहनकर खड़ी होती हैं और सब लोग उसको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। फिर सीमा अपनी सास से, माँ जी, हम जिस माहौल से आए हैं ना, वो थोड़ा खुला हुआ माहौल था, इसलिए शायद आपको लगता है कि हम ठरकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बस थोड़े खुले विचारों वाली बहुएं हैं। लेकिन उस दिन तो तुम सब जाम शाम की बातें कर रही थी। माँ जी, जाम शाम मतलब था ये सब शेक और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमने अपने हाथों से सबके लिए बनाकर तैयार किए, और हम सच में ठरकी नहीं है। और अगर आपको अभी भी हम पर यकीन ना हो तो आप ये केक मत काटिए, क्योंकि ये भी हमने अपने हाथों से बनाए, और अगर यकीन है तो काट दीजिए। तभी पड़ोस का विनोद भी वहाँ आ जाता है। हाँ आंटी, सभी भाभी जी बहुत अच्छी हैं। एक बार गांव के एक लड़के ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो इन भाभीयों ने उसकी खूब धुनाई की थी। तभी से हम सबको समझ आ गया कि ये बस मुंह की बड़बोली है, जिस कारण सभी इन्हें ठरकी समझ लेते हैं। अब सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
और अब वो अपनी सब बहुओं को माफ भी कर देती है, साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। जिसके बाद वो उनके बनाए हुए केक को काटती है और बड़े मजे से वो सब केक खाते हैं। और उस दिन के बाद सुमित्रा कभी अपनी बहुओं पर शक नहीं करती। साथ ही अब बहुएं भी मर्यादा में रहकर ही सबसे बात करती और कपड़े पहनती।